प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। बोले, भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, राज्य के विकास के लिए होगा काफी कारगर साबित। प्रदेश के आयुष मंत्री अनिल विज ने हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का किया शुभारंभ। कहा, पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र राज्य जहां योग को शिक्षा में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। और भूजल को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल भूजल योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कैथल में किया गया सेमिनार का आयोजन। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह भारत यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेघा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में की गई पहल में दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापक हुआ है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और पहली बार बड़े करीबी और मित्र राष्ट्र की राजकीय यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य सभ्यताओं से चल रही आपसी बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इस दौरान वो मिस्र के प्रवासी भारतीयों के साथ भी संपर्क करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोनीपत में भगवान परशुराम चौक का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। फ्लाईओवर लोकार्पण के बाद सोनीपत की नई अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल की जन उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सारा कार्य 6,000 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की लाइफलाइन बनने वाला रोड दिल्ली अमृतसर कटरा, जो सोनीपत से जींद से होकर कैथल जाएगा, 9,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। यह हरियाणा के विकास के लिए काफी कारगर साबित होगा। हरियाणा में जितना काम था 6,000 करोड़ का, वो 100% हमने पूरा किया। दिल्ली से फरीदाबाद सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 82 किलोमीटर का, और इसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है और एंटायर एक्सप्रेस हाईवे हम दिसंबर के पहले पूरा करेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है ना, अंबाला कोटपुतली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3700 करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 नेशनल हाईवे अभी तक बन चुके हैं और सभी नेशनल हाईवे सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई उनको हरियाणा में पूरी तरह से लागू करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। सामान्य व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान को लेकर सभी योजनाएं लागू की गई। पूर्वी बाईपास, इसका शिलान्यास, इन ओवरब्रिजेज का तो आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसी
अंबाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है, जो आपने हमें सौगात दी है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज करनाल में भी 1690 करोड़ की लागत से बनने वाले भारतमाला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अनेक वरिष्ठ नेता व उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस प्रोजेक्ट के बनने से जिले में विकास का एक नया आयाम स्थापित होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि कुटेल से प्रारंभ होकर नज़दीक शामगढ़ तक बनने वाला करनाल रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा और यह जिले के 23 गांवों से होकर गुजरेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से आधा आधा पैसा खर्च किया जाएगा। 6 लेन का रिंग रोड बनने से जीटी रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा। करीब 1700 करोड़ रुपए का ये 35 किलोमीटर रिंग रोड ये परियोजना, ये भारतमाला परियोजना के फीडर मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो शामगढ़ गांव NH 44 से शुरू होकर बरोटा गांव MDR 115 तक होती है। इस स्टेज के विकास से करनाल शहर की भीड़ कम होगी और वाहन चलाने की लागत भी कम होगी। प्रस्तावित योजना करनाल जिले में NH 44, NH 709A जींद करनाल और करनाल मेरठ, NH 7 करनाल इंद्री यमुनानगर, SH 8 करनाल जलतलाना यमुनानगर, MDR 115 करनाल मुनक को भी जोड़ती है। स्थानीय नागरिकों ने भी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इसके बनने से क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य शहरों के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। रिंग रोड बनने से जिला करनाल में एक विकास की लहर आएगी और हम माननीय नितिन गडकरी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जो मेरे किसान भाई जीटी रोड से पीछे हुए थे, अब वो रिंग रोड के साथ लग जाएंगे और ज़मीन की जो कीमतें हैं वो लगभग 3 गुना हो जाएंगी। आज माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने जो सौगात करनाल जिले को दी है ये अतुलनीय है। 1690 करोड़ रुपए का जो रिंग रोड बनेगा, इससे किसानों के साथ साथ हर वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ उद्योगों का स्थापित होंगे, उद्योगों से रोजगार का होगा, रोजगार मिलने के कारण हर इंसान की तरक्की होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से सोनीपत तक जन शताब्दी से सफ़र किया। करनाल स्टेशन पर उन्होंने आम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने सफ़र के दौरान अपने दफ्तर से जुड़े फाइल संबंधी कार्य भी रेल में ही निपटाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल का सफ़र करने में बेहद आनंद आ रहा है। इससे सरल, सुगम, आरामदायक सफ़र नहीं होता है। सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छा रेल मार्ग होता है। रेलवे की यात्रा के दौरान व्यक्ति को काफ़ी समय मिल जाता है। इस दौरान लोगों से बातचीत की जा सकती है, फाइल संबंधी कार्य निपटाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे में यात्रा करने का उनका पुराना अनुभव रहा है। आज जन शताब्दी में यात्रा करके अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है ट्रेन में, और मैं समझता हूँ कि इससे सरल, इससे सुगम, इससे आरामदायक और कोई ऐसा सफर नहीं होता है, क्योंकि सड़क मार्ग और हवाई इससे ज्यादा अच्छा रेल मार्ग है। समय मिल जाता है, लोगों से बात करते हैं, टेलीफोन सुन लेते हैं, फाइल निपटा लेते हैं और 2 घंटे 3 घंटे का समय इसका उपयोग होता है। आज मैं रेलवे के सफर में, वैसे मेरा पुराना अनुभव है, लेकिन जन शताब्दी में जाने का भी अपना एक अच्छा अनुभव है।
प्रदेश के आयुष मंत्री अनिल विज ने हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा योग आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में योग के क्षेत्र में हरियाणा को अग्रणी स्थान पर खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया और अब आने वाले दिनों में योग चिकित्सकों और प्राकृतिक चिकित्सकों के पंजीकरण का कार्य भी हरियाणा योग आयोग के माध्यम से होगा। इस अवसर पर आयुष मंत्री को बताया कि पूरे हरियाणा में 145 स्थानों पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके साथ ही योग की विभिन्न संस्थाओं तथा हरियाणा में कार्यरत पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, आर्ट ऑफ लिविंग, भारतीय योग संस्थान, दिव्य योग मंदिर, ब्रह्म कुमारी परिवार एवं स्थानीय अनेक संस्थाओं के साथ योग भारती इत्यादि द्वारा लगभग 2000 अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन राज्य में किया जा रहा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बैठक में स्थायी समिति ने 100 करोड़ से अधिक लागत वाली 2099.86 करोड़ रुपए की 13 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की मासिक प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर नियमित क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए। इसके साथ ही विभाग के निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए हरियाणा परियोजना निगरानी प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और सरल निगरानी प्रक्रिया की सुविधा को मजबूत करना है। बैठक में मुख्य सचिव ने नोडल अधिकारियों के साथ राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के कार्यान्वयन के लिए HPMS पोर्टल के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी परियोजनाओं की प्रगति का डाटा हर मास के पहले सप्ताह में अपलोड करना सुनिश्चित करें। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को बढ़ने के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करें। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं जो विकास से अछूता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रांट भेजते समय कभी किसी सरपंच की पार्टी नहीं पूछी और सभी को विकास के लिए समान ग्रांट दी है। कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि पिछले 8 वर्षों में कुछ विकास कार्य हुआ या नहीं। इस पर ग्रामीणों ने एक मत से कहा कि उनके छोटे छोटे गांवों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। पहले हमने लोगों से पूछा कि उनकी कोई समस्या वो बताएं और तीन सरपंच आए, उन्होंने अपनी बात रखी और भी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद सरकार ने क्या काम किया उसकी जानकारी हमने दी और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ कि 8-8.5 साल में पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा, लगभग 3 गुना ज्यादा काम वर्तमान सरकार ने किया। नहीं देखिए, समस्याएं तो रहती है हमेशा, चाहे आप कितने भी काम कर लो, अभी तो काफी टाइम लगेगा और लगातार इसी प्रकार से अगर काम होता रहा तो मैं समझता हूँ आने वाले 5-7 साल में शायद फिर काम बहुत कम रह जाएंगे, लेकिन काम तो कुछ ना कुछ रहते ही रहते हैं। आज जिला मुख्यालय नूंह स्थित अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जिले भर से सभी पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है। पहले हमने 30 जून तक का समय पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए रखा था, लेकिन जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यक्रमों को देखते हुए 1 महीने का समय और बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कल योगा दिवस है और इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुड़गांव के योगा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 24 जून को करनाल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रैली करेंगे। 25 जून को 3 बड़ी रैलियां हैं, वहीं 29 जून को अंबाला में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रैली करेंगे। और योगा दिवस जो है पूरे प्रदेश भर में
हम हर जगह उसमें सहभागी होंगे। शक्ति केंद्र तक मनाया जाएगा, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश सिंह नड्डा गुड़गांव के योगा दिवस में शामिल होंगे। इसके हमारे विप्लव देव जी जो है वो फरीदाबाद के योगा दिवस में शामिल होंगे और मैं इस योग दिवस पर स्वयं नड्डा जी के साथ गुड़गांव में रहूंगा। इसके बाद 24 तारीख को हमारी रैली करनाल लोकसभा की है, जिसमें अनुराग ठाकुर जी आएंगे, हरियाणा के सब प्रमुख नेता रहेंगे ही। और 25 तारीख को 3 रैलियां हैं एक ही दिन में। इसमें फरीदाबाद लोकसभा की रैली है, गुड़गांव लोकसभा की रैली है और रोहतक लोकसभा की रैली है। तो ये महीना हमारा रैलियों में जा रहा है। इसके बाद 29 और 30 तारीख को 29 को हमारी रैली जो है वो अम्बाला लोकसभा की होगी, जिसमें ठाकुर राजनाथ सिंह जी पधारेंगे और 30 को हिसार लोकसभा की होगी। अभी एक कुरुक्षेत्र की लोकसभा की रैली की डेट और तय होनी है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं आम जन की भलाई के लिए चलाई हैं। देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। देश मजबूत हाथों में है और देश की एक अलग पहचान बन रही है। दुनिया के बड़े देशों में आज भारत की तुलना होती है। गिरते भूजल को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कैथल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद अधिकारी दीपक, विक्रम पूनिया, मोनिका और प्रगतिशील किसान सुभाष ने कहा कि घटता भूजल आने वाले कल के लिए गंभीर समस्या है। ऐसे में सभी का दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भूजल बचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि किसान पानी की कम खपत करने वाली फसलों की बिजाई करें। अटल भूजल योजना पानी बचाने की मुहिम में वरदान साबित हो सकती है। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम कैसे अटल भूजल योजना के जरिए पानी बचाने में और सशक्त कदम उठा सकते हैं। इस दिशा में अटल भूजल योजना ने रेन गेज सिस्टम लगाए हैं। हर गांव के अंदर एक रेन गेज सिस्टम लगाया है, जिससे गांव वासी बारिश का पानी नाप सके। पहले क्या होता था कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पानी का पता होता था कि बारिश कितनी हुई, या ब्लॉक पे पता होता था कि ब्लॉक के अंदर इतनी बारिश हुई। अब हर गांव के अंदर हमारे पास एक डाटा होगा कि इस गांव में इतनी बारिश हुई। भूजल योजना के तहत ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है। उनका उद्देश्य यही है कि हर ग्रामीण से लेकर हर अधिकारी जो है वो जागरूक हो, ताकि हमारे जो तेजी से भूजल गिर रहा है उसको बचाया जा सके और आने वाले समय में पीढ़ियों के लिए, हम आने वाली पीढ़ियों को भी पीने के पानी के साथ साथ फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवा पाए। मेरी पानी मेरी विरासत, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जीरी से जब किसान मुड़ के बागवानी की तरफ आता है या फिर ज्वार मक्का कुछ और लगाता है, तो उससे उसको 7,000 पर एकड़ मुआवजा देती है सरकार। ऐसे ही बहुत चीजें आने वाले टाइम में पानी के लिए बहुत जरूरी है। ये सेमिनार किया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है इनकी। इसकी सहायता से अलग अलग डिपार्टमेंट को और किसानों को बहुत अधिक जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर है वो हर साल नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थितियाँ पैदा होगी और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को झेल लेंगी। तो इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपने ग्राउंड वाटर को बचा के रखें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।